11 मई 1895 में दक्षिण भारत के मदनपल्ले में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे दुनिया आज जय कृष्णमूर्ति के नाम से जानती है। एक साधारण ब्राह्मण परिवार था। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही कृष्णमूर्ति की मां चल बसी और उनके पिता के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ आ गया। जो बच्चा इस तरह की मुश्किलों में पला बड़ा, उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वे बाकी बच्चों जैसे नहीं थे, शोर शराबे से दूर और अपनी ही गहरी सोच में डूबे हुए रहते थे। यही उनकी वो क्वालिटी थी जो जल्द ही बड़े लोगों की नजर में आने वाली थी। 1909 में जब कृष्णमूर्ति की उम्र महज 14 साल थी, तब वे एक दिन अध्यार नदी के किनारे खेल रहे थे। ये वही जगह थी जहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था। उस दिन उस किनारे से गुजर रहे थे चार्ल्स लिडबीटर। एक बड़े नाम है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर थे और खुद को क्लियरवेंट यानी अदृश्य चीजों को देखने के कैपेबल मानते थे। लिडबीटर का यह क्लेम था कि वे लोगों के ओरास को देख सकते हैं, एक तरह की एनर्जी फील्ड जो हर इंसान के आसपास होती है और उसकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है। जब उनकी नजर एक दुबले पतले और साधारण से दिखने वाले लड़के पर पड़ी तो वो अचानक रुक गए। उन्होंने कृष्णमूर्ति के आसपास कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, एक अजीब सी प्योरिटी और कंप्लीट ईगोलेसनेस। उन्होंने कहा कि यह लड़का परफेक्टली सेल्फलेस है और ये बहुत रेयर चीज है। लिडबीटर इतने कन्विंस्ड थे कि उन्होंने कृष्णमूर्ति को थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट एनी बेसेंट से मिलवाया। बेसेंट भी उनसे मिलकर बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने लीगल गार्डियनशिप ले ली। फिर कृष्णमूर्ति और उनके छोटे भाई नित्यानंद को इंग्लैंड ले जाया गया। दोनों भाइयों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया गया और साथ में इंटेंसिव स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग भी चली। थियोसॉफिकल सोसाइटी का बिलीव था कि एक वर्ल्ड टीचर, जिसे लॉर्ड मैत्रेयी का अवतार कहते हैं, वो दुनिया में आने वाले हैं और कृष्णमूर्ति उनका चूजन व्हीकल है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो बुद्धिज्म में फ्यूचर बुद्धा मैत्रेयी से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा बिंग जो ह्यूमैनिटी को नए स्पिरिचुअल एज में ले जाएगा। और कृष्णमूर्ति को इसी रोल के लिए तैयार किया जा रहा था। इंग्लैंड में कृष्णमूर्ति और उनके भाई नित्यानंद सिर्फ भाई नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए अपनी दुनिया थी। दोनों ने मिलकर अनफेमिलियर वर्ल्ड फेस किया। इंग्लिश क्लासरूम थे और अजनबी कल्चर्स था। दोनों एक दूसरे से वहां भी इंडिया की बातें करते और अपने घर की यादें शेयर करते। नित्यानंद में एक जेंटलनेस और एक वार्म स्माइल थी। वे कृष्णमूर्ति के सबसे बड़े सपोर्ट थे। दोनों घंटों फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिटी की बातें किया करते थे। यह बॉन्ड सिर्फ खून का नहीं था, बल्कि सोल लेवल कनेक्शन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कृष्णमूर्ति को बड़े ही ध्यान से ट्रेन किया। फिलोसॉफी, रिलीजन, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ पढ़ाया गया। पब्लिक स्पीकिंग सिखाई गई, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की गई। सोसाइटी ने बड़े बड़े गैदरिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जहां इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सीकर्स मिलते थे। यह सब कृष्णमूर्ति की ऑरेटरी स्किल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन इसी प्रोसेस में कृष्णमूर्ति के साथ कुछ और भी हो रहा था। जितना ज्यादा इस सब का कृष्णमूर्ति पर प्रेशर बढ़ा, उतनी ही ज्यादा उनके भीतर की अपनी आइडेंटिटी डेवलप होने लगी। वे तभी ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी के बारे में क्रिटिकली सोचने लगे। यह अप्रेंटिसशिप एक तरह की स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हो गई। दूसरी तरफ एक पर्सनल फिलोसॉफी का जन्म हुआ जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। लेकिन जिंदगी हमेशा अपने प्लान के अनुसार नहीं चलती। तभी कृष्णमूर्ति के भाई नित्यानंद को ट्यूबरक्लोसिस हो गया। यह एक सीरियस और स्लो बीमारी थी जो अंदर से तोड़ रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर केयर करने की कोशिश की, यह सोचकर कि यूरोप का हेल्थियर क्लाइमेट शायद मदद करे। सोसाइटी ने नित्यानंद को हर तरह का अटेंशन दिया, लेकिन बीमारी इतनी भयंकर थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस सब के बावजूद भी नित्यानंद ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लॉ में ग्रेजुएट हुए और लॉयर बने। लेकिन कृष्णमूर्ति की अपनी एकेडमिक जर्नी इनकम्प्लीट रही। लेकिन उस वक्त कृष्णमूर्ति का दिल और दिमाग कहीं और था। वे अपने भाई को तकलीफ में देख रहे थे और उनके अंदर एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और यही दर्द उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन की तरफ धकेल रहा था, एक ऐसी क्राइसिस की ओर जहां से वह बिल्कुल अलग तरह के इंसान बनकर निकलने वाले थे। 1922 गर्मियों की रात थी, उजाई कैलिफोर्निया की। आसमान में पूरा चंद्रमा था, हवा में एक अजीब सी हैवीनेस थी। कृष्णमूर्ति कई दिनों से अनडिफाइनेबल डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे। सिर और रीढ़ की हड्डी में दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी बॉडी किसी चीज के अगेंस्ट लड़ रही हो। आसपास के सभी लोग चिंतित थे कि यह इलनेस है या कुछ और है। इस पीरियड को बाद में द प्रोसेस कहा गया। जब पेन अपने पीक पर पहुंचा तो कृष्णमूर्ति उस घर के गार्डन में गए। एक बड़े पेपर ट्री के नीचे बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी आग की केज बन गई है। स्टार्स ऊपर डांस कर रहे, उनके अराउंड एक डीप आइसोलेशन था, जैसे वो लाइफ और डेथ के बीच के थ्रेशोल्ड पर खड़े हो। अचानक से कुछ होने लगा और फिर पेन डिसॉल्व होने लगा। उसकी जगह एक ऐसी पीस आई जो उन्होंने कभी फील नहीं की थी। उनका माइंड ईगो और थॉट की लिमिट से फ्री हो गया। हर पत्थर, हर इंसान, हर चीज इंटरकनेक्टेड होल का हिस्सा लग रही थी। कृष्णमूर्ति तब यूनिवर्स के साथ हो गए थे। इन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को बाद में डिस्क्राइब किया, वो आज भी डीपली मूविंग है। उन्होंने लिखा कि एक रोड मेंडर था जो सड़क बना रहा था
और वो रोड मेंडर खुद थे। उसके हाथ में जो पिकेक्स था वो भी वह खुद थे। वो स्टोन जो तोड़ा जा रहा था वो भी उनका ही हिस्सा था। घास का एक छोटा सा ब्लेड वो भी वही थे। दूर से एक कार गुजरी, वे ड्राइवर थे, इंजन थे, व्हील थे, हर चीज में वो थे और हर चीज उनमें थी। उन्होंने लिखा कि पूरे दिन यह कंडीशन रही। एक ऐसी स्टिलनेस थी जो किसी गहरे लेक की डेप्थ जैसी थी। सरफेस पर रिपल आ सकते हैं लेकिन उस डेप्थ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा कि मैं सुप्रीमली हैप्पी था क्योंकि मैंने देख लिया था सब कुछ बदल गया था। मैंने लाइफ के सोर्स का पानी पिया था और अब मुझे प्यास नहीं लग सकती। मैंने लाइट देखी है, मैंने वो कंपेशन टच की है जो हर सफरिंग को हील करती है। और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। मेरा दिल अब कभी बंद नहीं हो सकता। यही था द प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जिसने कृष्णमूर्ति की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह कृष्णमूर्ति जो पेपर ट्री के नीचे बैठे थे वो कृष्णमूर्ति नहीं थे जो रात को बैठे थे। उनके आसपास के लोगों ने फील किया कि कुछ बदला है। उनकी प्रेजेंस में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम और क्लियरिटी थी। नित्यानंद भी वहीं थे और उन्होंने जो देखा उससे वो डीपली ग्रेटफुल बना दिया। लेकिन डेस्टिनी ने एक और ब्लो रिजर्व कर रखा था। 1925 में जब नित्यानंद सिर्फ 27 साल के थे, ट्यूबरक्लोसिस ने उन्हें ले लिया। कृष्णमूर्ति के लिए एक ऐसा पल था जैसे उनकी दुनिया का एक हिस्सा चला गया हो। जो कंपेनियन था, जो रोक था, जो सबसे करीबी था, वो अचानक छोड़कर चला गया। और यह ग्रीफ सिंपली डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। नित्यानंद का जाना एक कैटलाइस्ट बन गया। जो सवाल पहले थे कि ऑर्गेनाइजेशन की रोल क्या है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या है, और क्या कोई इंस्टीट्यूशन जेन्युइनली इमोशनल या स्पिरिचुअल सपोर्ट दे सकता है, ये सब सवाल और ज्यादा इंटेंस हो गए। कृष्णमूर्ति को ये क्लियर होने लगा कि जिस रोल के लिए उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट दिन, 3 अगस्त 1929, ओमान, नीदरलैंड। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी। हजारों फॉलोवर्स थे जो वर्ल्ड टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर कृष्णमूर्ति ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको शॉक कर दिया। The truth is a pathless land. उन्होंने सबके सामने डिक्लेयर किया कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सच्चाई एक ऐसी जगह है जहां कोई रास्ता नहीं जाता, किसी रिलीजन से नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, किसी सेक्ट से नहीं। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार था जो उनके लिए बनाया गया था उसे डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने उस स्पीच में कहा कि 18 सालों से तुम वर्ल्ड टीचर के आने का इंतजार कर रहे हो। 18 सालों से तुमने खुद को ऑर्गेनाइज किया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे वर्ल्ड टीचर मानते हो या नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ पुरानी वर्शिप को नई वर्शिप से रिप्लेस किया है। तुमने अपनी एनलाइटमेंट को किसी और पर डिपेंड कर दिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ट्रूथ को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जा सकती जो लोगों को किसी पर्टिकुलर पाथ पर लीड कर सके। बिलीफ एक प्योरली इंडिविजुअल चीज है और तुम उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और अगर करते हो तो ये डेड हो जाती है और क्रिस्टलाइज हो जाती है। आगे चलकर ये एक क्रीड बन जाती है, एक रिलीजन बन जाती है जो दूसरों पर इंपोज की जाती है। ट्रूथ को इस तरह से नीचे नहीं लाया जा सकता। हर इंडिविजुअल को खुद ट्रूथ की ओर उठना होगा। यह स्पीच कृष्णमूर्ति के लिए सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी बल्कि कंप्लीट न्यू बिगनिंग थी। इसके बाद कृष्णमूर्ति की जिंदगी इटिनरेट एग्जिस्टेंस बन गई। वे दुनिया भर में ट्रेवल करते रहे, टॉक्स देते रहे, डायलॉग्स में पार्टिसिपेट करते रहे। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई एफिलिएशन नहीं था, कोई इज्म नहीं था। उनके वर्ड डायरेक्टली लोगों तक पहुंचते थे, जिसमें फिलोसोफर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या ऑर्डिनरी पीपल सब थे। पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी कई जगह पर उन्होंने अपने प्रवचन दिए। उनकी प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक क्वालिटी थी जो हर इंसान को उनके ओर खींचती थी। और उनका मैसेज हमेशा से एक ही था कि अपने अंदर देखो, किसी अथॉरिटी पर डिपेंड मत करो, सच्चाई को खुद डिस्कवर करने की कोशिश करो। इस जर्नी में उनकी मुलाकात 1961 में फिजिसिस्ट डेविड बोहम से भी हुई। बोहम क्वांटम मैकेनिक्स में अपने काम के लिए फेमस थे और इम्प्लीकेट ऑर्डर की थ्योरी के लिए जाने जाते थे। दोनों एक दूसरे की थिंकिंग से डीपली इंप्रेस्ड थे। उनके डायलॉग्स हमेशा माइंड, कॉन्शियसनेस, रियलिटी, परसेप्शन के नेचर पर होते थे। बोहम और कृष्णमूर्ति दोनों एक्सप्लोर करना चाहते थे कि ह्यूमन थॉट की फ्रेगमेंटेशन कैसे कॉन्फ्लिक्ट और सफरिंग पैदा करती है। एक अनफ्रेगमेंटेड माइंड ही रियलिटी को होलिस्टिकली देख सकता है। यही उनका सेंट्रल थीम था। एक कन्वर्सेशन में कृष्णमूर्ति से बोहम ने पूछा कि फ्रीडम क्या है। कृष्णमूर्ति का जवाब एकदम सिंपल लेकिन प्रोफाउंड डीप था। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फ्रीडम इज बीइंग फ्री फ्रॉम द नोन। यही डायलॉग बाद में द एंडिंग ऑफ टाइम जैसी बुक में पब्लिश हुए, जो आज भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी के इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करने वाले सीरियस रीडर के लिए एसेंशियल है। कृष्णमूर्ति की एक और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप थी राइटर एल्डोस हक्सले के साथ, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड और द डोर ऑफ परसेप्शन जैसी बुक के लिए फेमस थे। हक्सले ईस्टर्न फिलोसफी और अल्टरनेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में डीप इंटरेस्ट रखते थे। जब उन्होंने कृष्णमूर्ति की पहली टॉक अटेंड की तो उनकी क्लियरिटी और इंटेंसिटी से बहुत स्ट्रक हुए। दोनों ने माइंड मेडिटेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर लंबी बातचीत की। हक्सले ने एक बार कहा था कि कृष्णमूर्ति की यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी थी कि वो ट्रांसेंडेंट को इमीडिएट प्रेजेंट और एक्सेसिबल बना देते हैं। हेनरी मिलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसी रिवोल्यूशनरी नोवेल के ऑथर भी कृष्णमूर्ति के एडमायरर थे। मिलर को उनकी वो एबिलिटी अट्रैक्ट करती थी जो कन्वर्जेशन को चैलेंज करने और इंडिपेंडेंट ट्रूथ सीकिंग को प्रमोट करती थी। कृष्णमूर्ति की फिलोसफी को अगर कोर प्रिंसिपल में समराइज करें तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिविजुअल फ्रीडम।
उनका मानना था कि हर इंसान को हर तरह की अथॉरिटी से फ्री होना चाहिए, रिलीजियस सिस्टम से, ट्रेडिशन से, आइडियोलॉजी से। लेकिन यह फ्रीडम सिर्फ बाहरी नहीं होनी चाहिए। असली फ्रीडम साइकोलॉजिकल और कल्चरल कंडीशन से फ्रीडम है। जब तक हम पास्ट के पैटर्न से, लर्न बिलीफ से और अजम्पशन से फ्री नहीं होते, तब तक हम रियलिटी को ऑथेंटिकली नहीं देख सकते। यह एक डीपली रेडिकल आइडिया था और आज भी है, क्योंकि यह हमें कंफर्टेबल सर्टिनिटी से बाहर निकालता है। उनकी फिलोसफी का दूसरा बड़ा पिलर था अवेयरनेस और नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। कृष्णमूर्ति ने बार बार कहा कि खुद को और दुनिया को समझने के लिए ऑब्जर्व करना होगा, बिना जजमेंट के और बिना यह ट्राई किए कि जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसे चेंज किया जाए। यही है प्योर ऑब्जर्वेशन, जिसे वे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते थे। एक ऐसी स्टेट जहां माइंड किसी चीज को लेबल नहीं करता, कंडेम नहीं करता और अप्रूव नहीं करता, बस देखता है। और इसी सीइंग में, इसी प्योर ऑब्जर्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यह पैराडॉक्सिकल लगता है, लेकिन यह उनका कोर इनसाइट था। थॉट के नेचर पर उनके व्यूज बहुत क्लियर थे। वे कहते थे कि थॉट्स हमेशा पास्ट से आते हैं, हमारी पास्ट मेमोरी से, कंडीशनिंग से और पास्ट एक्सपीरियंसेस से। इसीलिए थॉट्स इनहेरेंटली लिमिटेड है। यह प्रेजेंट रियलिटी को उसकी टोटलिटी में नहीं देख सकती। ज्यादातर हम जो थिंकिंग करते हैं एक्चुअली पास्ट पैटर्न का रिप्ले होता है। ईगो, जो हम खुद को समझते हैं सेल्फ, यह भी थॉट का ही प्रोडक्ट है। और इसी ईगो से, इसी सेंस ऑफ सेपरेशन से रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। कृष्णमूर्ति का विजन था एक ऐसे रिलेशनशिप का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो, जहां ईगो और इम्पोज करने की जगह रियल फ्रीडम हो, दोनों तरफ से। एजुकेशन पर कृष्णमूर्ति के व्यूज भी मेन स्ट्रीम से बहुत अलग थे। उनका मानना था कि ट्रू एजुकेशन सिर्फ नॉलेज एक्यूमुलेट करने के बारे में नहीं है। एजुकेशन का रियल गोल है लाइफ और उसकी टोटलिटी को समझना, न सिर्फ फैक्ट और स्किल्स, बल्कि यह समझना कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, रिलेशनशिप कैसे काम करती है, फियर क्या है, लव क्या है। उन्होंने इंडिया, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट में ऐसी स्कूल फाउंड की जहां कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन था, रूट लर्निंग की जगह सेल्फ डिस्कवरी थी। उनका बिलीव था कि जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन पॉसिबल हो तो सोसाइटी भी जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कृष्णमूर्ति का ये विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। 17 फरवरी 1986, ओजाई, कैलिफोर्निया, ये वही जगह है जहां 1922 में द प्रोसेस हुआ था। कृष्णमूर्ति की उम्र करीब 91 साल थी। कृष्णमूर्ति पेनक्रियाटिक कैंसर से सफर कर रहे थे और उन्हें पता था कि वक्त बहुत करीब आ गया है। 16 फरवरी की शाम को उन्होंने अपनी क्लोज फ्रेंड और स्टूडेंट जयाकर से कहा, टुनाइट आई विल गो अवे एंड वॉक देयर ऑन द माउंटेन एंड द मिस्ट विल राइज। यह उनकी डेथ का एक डेलिब्रेट पोइटिक अल्यूजन था। कुछ घंटों बाद वो कोमा में चले गए और अगले दिन रात के ठीक 12:10 पर कृष्णमूर्ति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी लास्ट विश के अकॉर्डिंग उनकी एसेस को पूरी तरह स्केटर कर दी गई। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, कोई मेमोरियल नहीं, कोई वेनरेशन के लिए श्राइन नहीं। यह उनकी फिलोसफी के साथ कंप्लीटली कंसिस्टेंट था। उन्होंने पूरी जिंदगी यह रिफ्यूज किया कि उन्हें गुरु न माना जाए और मरने के बाद भी वो यही चाहते थे। इंडिया में आज भी उन्हें डीप रेस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। लोग उन्हें श्री कृष्णमूर्ति जैसे ऑनरिफिक टाइटल से रेफर करते हैं, वही टाइटल जो हिंदू मास्टर और सेंट को दिए जाते हैं। यह आयरनी शायद उन्हें अम्यूजिंग लगती। एक ऐसा इंसान जो हर लेवल से फ्री होना चाहता था, खुद एक लेबल बन गया। कृष्णमूर्ति की लेगेसी आज भी जीवित है, उनके स्कूल्स में, उनकी बुक्स में, उनकी रिकॉर्डिंग्स में, जो आज भी यूट्यूब पर और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के आर्काइव्स पर अवेलेबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी वो क्वेश्चन है, वो फिलोसफी है जो हर इंसान के सामने रखते हैं कि क्या तुम सच में फ्री हो, क्या तुम्हारे थॉट जेन्युइनली तुम्हारे हैं, या ये सब उन लोगों का है जिन्होंने तुम्हें सेव किया है, तुम्हें पैदा होते ही तुम्हें आइडेंटिटी दी है। और यही आइडेंटिटी अगर तुम नहीं बदलते हो, इसी के अकॉर्डिंग जीते हो, तो असली में तुम नहीं हो, बल्कि सोसाइटी द्वारा रोपा गया एक पौधा हो, जिसे सोसाइटी तय करेगी कि कैसे बड़े होना है, कहाँ जाना है, कितनी डाल फैलानी है। इसे ही कृष्णमूर्ति द सेकंड हैंड लाइफ कहते थे। आगे उनके सवाल है कि क्या तुम किसी अथॉरिटी, किसी बुक, किसी टीचर, इन पर डिपेंड होकर अपने ट्रूथ ढूंढ रहे हो, और अगर हाँ तो तुम्हें वही मिलेगा जो उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बल्कि तुम्हारा अपना ट्रूथ नहीं मिलेगा। कृष्णमूर्ति ने खुद को कभी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जिसके पास हर आंसर हो। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करने आया हूं। यह एक ऐसी टीचिंग है जो किसी डॉक्टराइन में नहीं समेटी जा सकती, क्योंकि डॉक्टराइन बनाना ही उन्होंने रिफ्यूज किया। ट्रूथ इज अ पाथलेस एंड, यह सिर्फ फ्रेज नहीं बल्कि एक इन्विटेशन है। एक इन्विटेशन अपने अंदर देखने की, अपनी कंडीशनिंग को ऑनेस्टली देखने की, बिना किसी गाइड के उस पाथलेस टेरिटरी में वॉक करने की जहां ट्रूथ रहती है, या शायद वही ट्रूथ है। एक छोटे से गांव से शुरू हुई यह जर्नी, जहां एक पुअर ब्राह्मण फैमिली का बच्चा था, दुनिया के बड़े बड़े स्टेजेस तक गया। लेकिन कृष्णमूर्ति हमेशा मानते रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी वो बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है, और वो जर्नी हर इंसान को खुद करनी होगी। वो जर्नी आपको कोई गुरु, कोई टीचर, कोई धर्म नहीं करवाएगा। यह थी कृष्णमूर्ति की लाइफ और उनकी फिलॉसफी। अगर आप ऐसे ही विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा न्यूज़लेटर जरूर पढ़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे हम किन फिलोसोफर पर, किन सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएं, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।